नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं इंद्रदमन तिवारी। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। उम्मीद करता हूं कि कल के वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी, कुछ लाभ मिला होगा जूरिस्प्रूडेंस विषय में, विधि शास्त्र के विषय में। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड पेपर की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो आपका एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो या जिसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कहा जाता है। तो इस विषय के सवालों की बात आज हम करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। 10 महत्वपूर्ण सवाल, 10 बड़े सवाल जो आपके पेपर में आ सकते हैं, जिनके आने की काफ़ी उम्मीद है। और उन 10 सवालों में से आपको जो कि 5 सवाल करने हैं, तो ऐसे 10 सवालों को हम लोग आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है ऑफर का। ऑफर से एक सवाल आना है, मीनिंग एंड essentials, meaning and essentials of an valid offer, और इसके साथ एक चीज लगा करके पूछी जाती है, ऑफर और जनरल ऑफर के बीच का डिफरेंस। तो ये जो पहला सवाल आपका बनता है वो है मीनिंग और एसेंशियल, एक वैलिड ऑफर के, प्रस्ताव के वैध तत्व और उसका अर्थ क्या होता है, और साथ में ऑफर और जनरल ऑफर का अंतर। और इसी के साथ में कई बार एक सवाल और पूछा गया है, जोड़ करके पूछा गया है, मतलब सेपरेट सवाल नहीं है, ऑफर और इनविटेशन टू ट्रीट या इनविटेशन टू ऑफर में अंतर। तो यदि आप ये वाला सवाल तैयार कर लेते हैं, तो जो आपका ऑफर वाला पोर्शन है, तो वहां से आपका एक 14 नंबर का एक बड़ा सवाल आपको मिलने की पूरी उम्मीद है ऑफर वाले टॉपिक से। प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, प्रस्ताव का अर्थ, प्रस्ताव में और ये सामान्य प्रस्ताव में अंतर, और ये ऑफर और इनविटेशन टू, ऑफर में इनविटेशन टू ट्रीट कई बार लिखा होता है, उसमें अंतर क्या होता है। तो ये हो गया पहला सवाल। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल एक्सेप्टेंस से पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। एक्सेप्टेंस से लेकर के जो सवाल है कि सवाल ऐसा आता है कि टर्म एक्सेप्टेंस को डिफाइन कीजिए। स्वीकृति जो पद है उसको डिफाइन कीजिए, डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस, और साथ में लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो जो दूसरा सवाल है, पहला सवाल ऑफर से हो गया, दूसरा सवाल ये एक्सेप्टेंस से आता है, और इसमें आपसे एक्सेप्टेंस का अर्थ पूछा जाता है। डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस, कहाँ पे डिफाइन है, कैसे डिफाइन है, उसके क्या तत्व हैं, और साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ जो भी विधिक नियम है, जो भी लीगल रूल्स है कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कंडीशनल होनी चाहिए या अनकंडीशनल होनी चाहिए। तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए एक्सेप्टेंस का, उसका एक सवाल आता है। तो दूसरा सवाल आपका ये एक्सेप्टेंस का है। 2 सवालों के बाद हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। और तीसरा सवाल जो कि बहुत मशहूर सा सवाल है, चाहे जुडिशरी का हो, चाहे आपके सेमेस्टर का हो, कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट या नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सभी प्रस्ताव संविदा नहीं है, लेकिन सभी संविदा प्रस्ताव है। सभी करार संविदा नहीं है, लेकिन सभी संविदा करार हैं। इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना होता है, और इस स्टेटमेंट को डिस्कस करने का मतलब यह है कि इस सवाल को इस तरीके से समझ लीजिए कि इस सवाल को ऐसे पूछा सकता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट क्या क्या है। तो उसमें आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के विषय में सारी चीज़ें लगभग लिखनी पड़ती हैं कि प्रपोजल है, जैसे ऑफर कहते हैं, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, एक लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए करने का। तो वैसे ही इस वाले सवाल का जवाब भी उसी तरीके से आपको फ्रेम करना है। ये एक तरीके से आपसे कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट ही पूछा जा रहा है। इसमें आप अपने सवाल को प्रूव करते हो कि कैसे सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट
एग्रीमेंट जरूर होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट जरूर होता है। तो ये वाला सवाल आता है। और इसी के साथ साथ कई बार जोड़ करके इसमें पूछ लिया गया है कि एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट्स, वही चीज जो मैं कह रहा हूं, एक्सप्लेन द essential elements of a valid contract। तो जो पूरा सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन क्लॉज है वहां से आपको मदद लेकर के अपना सवाल फ्रेम जब आप अपना फ्रेम करना है तो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, और इसी के साथ में जोड़ करके ये वाला कि एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपके हो गए 3 सवाल, ऑफर से, एक्सेप्टेंस से और कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट से। अगर टॉपिक की बात कर लें तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों ने कई बार पूछा है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ऑफर भी है, कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट भी है और एक्सेप्टेंस भी है। 3 सवाल के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल आपका कंसिडरेशन से है। कंसिडरेशन की मीनिंग ऑफ द कंसिडरेशन, सेक्शन 2D, मीनिंग ऑफ द टर्म कंसिडरेशन। कंसिडरेशन या प्रतिफल शब्द का अर्थ क्या है, तो वो सेक्शन 2D से आपको लेकर आना है यहाँ पर। और साथ में एक चीज पूछी गई है कि अ मैन कैन नॉट acquire rights in a contract of which he is not a party। कहने का मतलब यह है कि कंसिडरेशन और इसको जिसको बोलते हैं प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत है कि कोई बाहरी आदमी जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार नहीं रहा है, जो कि संविदा का पक्षकार नहीं रहा है, वो संविदा के किसी भी अधिकार को पाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता है। ये सवाल जोड़ करके पूछा जाता है और पूछा जाने की उम्मीद है। तो इस सवाल को ऐसे आप तैयार करिएगा, एक तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन को तैयार करिएगा 2D, उसके एलिमेंट्स को वहां से ब्रेक करिएगा, और एलिमेंट्स को ब्रेक करने के बाद ये जो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाली बात उसके बीच में से निकल के आती है, तो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट पे इंडियन लॉ क्या है, इंग्लिश लॉ क्या है, इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन देख लीजिएगा। तो यहां से आपको एक सवाल और मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट से। इन 4 सवालों के बाद हमारा जो 5वां सवाल है वह है कैपेसिटी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक संविदा करने के लिए जो पक्षकारों की योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए पक्षकारों की योग्यता क्या करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसका सवाल आना है कैपेसिटी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और इसका जो सवाल आया है, हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट इन इंडियन लॉ। अगर कोई अवयस्क है तो उसके एग्रीमेंट की भारतीय विधि में, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में क्या स्थिति है, उसके विषय में क्या कहा गया है। धर्मोदास घोष, मौर्य वर्सेस धर्मोदास घोष का केस है, और भी कई सारे केस हैं, तो वहां से आपको उस केस की भी मदद लेनी है। और साथ में आपको ये चीज ध्यान देनी है कि माइनर्स एग्रीमेंट, कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट वाले पोर्शन को तैयार करने के साथ साथ आपको इस वाले पोर्शन को भी देख के चलना है कि माइनर के एग्रीमेंट की क्या स्थिति है भारतीय विधि में, भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार। तो ये आपके 5 सवाल हो गए। 5 सवाल के बाद हम बढ़ते हैं 6ठे सवाल की ओर। और जो 6ठा सवाल है, 6ठा सवाल जो है वह है वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट्स, मेड इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, जिसे हिंदी में व्यापार अवरोधी करार कहते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि
रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड करते हैं, जो कि व्यापार अवरोधी होते हैं, ऐसे करार की, ऐसे एग्रीमेंट की क्या वैलिडिटी है, क्या वैधता है, इसके ये वाला सवाल आना है और इसको ए बी करके पूछा जाना है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट जो कि रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में के लिए हुआ है, उस वाले करार की, उस वाले एग्रीमेंट की क्या स्थिति रहती है। और इसके साथ में विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस, कोई भी जो केस लॉज हैं उनको कायदे से पढ़ के आइए। डिसाइडेड विद डिसाइडेड केसेस, विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। और इसके साथ में अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो 3 चीजें हो गई। एक तो वैलिडिटी, दूसरी चीज केस लॉ आपको लिखना है, और तीसरी चीज उसमें हो गया एनी एक्सेप्शन। अगर इस चीज का कोई अपवाद है तो आपको उसकी भी चर्चा यहाँ पर करनी है। और इसको अगर बी कर लें तो एक सवाल यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी का, फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का। और इम्पॉसिबिलिटी का सवाल जब सेक्शन 56 आप देखते हैं तो इम्पॉसिबिलिटी में 2 तरीके की इम्पॉसिबिलिटी जो है, एक तो सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और सुपरवाइजिंग। इन दोनों डॉक्ट्राइन का क्या मतलब है, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवाइजिंग इम्पॉसिबिलिटी। सेक्शन 56 के अंदर ये एक सवाल का 2 पोर्शन हो सकता है ऐसा, या मैं नहीं कह रहा हूँ 6 का ही, किसी भी सवाल का पोर्शन हो सकता है, या एक बड़ा सवाल अपने आप में इंडिविजुअल बन सकता है। वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विच इज मेड इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, उसको डिसाइडेड केसेस से कैसे आप बताएंगे, उसके एक्सेप्शन को कैसे बताएंगे। और अगला जो पोर्शन है वो ऐसा है कि इम्पॉसिबिलिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना है, और उसके बाद आपको इम्पॉसिबिलिटी में सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और सुपरवाइजिंग इम्पॉसिबिलिटी का जो डॉक्ट्राइन है उसके बारे में उसको आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये हो गए आपके 6 सवाल। 6 सवाल के बाद हम लोग का जो 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वेजरिंग और कंटिंजेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच का क्या सामंजस्य है, क्या अंतर है। वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब बाजी करार, और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समाश्रित संविदा। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, आने की उम्मीद भी है कि वेजरिंग एग्रीमेंट बाजी करार में और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब समाश्रित संविदा में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या अंतर है, और इस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने वाले रूल्स क्या हैं, इन्फोर्स करने वाले रूल्स क्या है, हाउ टू इन्फोर्स, इसके रूल्स क्या हैं। तो ये आपका 7वां सवाल है। 7वां सवाल आपका वेजरिंग एग्रीमेंट में और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या है, और साथ ही साथ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे इन्फोर्स कराया जाएगा, इसके रूल्स जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो ये हो गए आपके 7 सवाल। 8वें सवाल की तरफ अगर देखें तो 8वां सवाल है आपका 4th यूनिट जो है डैमेजेस वाली। 8th क्वेश्चन है कि वो प्रिंसिपल्स बताइए जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर, संविदा भंग होने पर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर आपको डैमेजेस मिलते हैं। तो ये सवाल ऐसा है कि संविदा भंग होने की स्थिति में जो आपको नुकसानी मिलती है, जो आपको डैमेजेस मिलते हैं, वो किन सिद्धांतों पर आधारित है, उन प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बताना है, उन प्रिंसिपल्स के बारे में आपको लिखना है। और इसके साथ ही साथ आपको हेडली वर्सेस बैक्सेंडर का जो केस है इसको भी डिस्कस करना है। और डिस्कस यहाँ पे जब करना है तो आपको वो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस वाली जो बात है, क्षति की दूरदर्शिता, हेडली वर्सेस बैक्सेंडर के केस को भी डिस्कस करना है। इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले पोर्शन को इन द लाइट ऑफ
दिस केस हेडले वर्सेस बैक्सेंडल आपको हल करना है, और साथ में आपको इसके फैक्ट्स और डिसीजन को भी थोड़ा देखिएगा, और उसमें देखिएगा कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस को कैसे बताया गया है कि अगर डैमेजेस रिमोट हैं तो कैसे उसका निपटारा किया जाएगा, कैसे उसका हल निकाला जाएगा। तो 8वां सवाल आपका ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कि डैमेज आपको कैसे मिलते हैं, उनके प्रिंसिपल्स बताइए, और ये हेडले वर्सेस बैक्सेंडल के केस के लाइट में उसके प्रभाव में आपका ये अपना जवाब फ्रेम करना है। 9वां सवाल देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है क्वांटम मैरियट का जो प्रिंसिपल है। क्वांटम मैरियट का जो प्रिंसिपल है ये क्या है, और किन केसेस में, ऐसे कौन से केस हैं जिसमें आप क्वांटम मैरियट को क्लेम कर सकते हैं। क्वांटम मैरियट का सिद्धांत पढ़िएगा, 4th यूनिट में आपका लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में है। तो क्वांटम मैरियट का सिद्धांत क्या है और कौन से ऐसे केसेस हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जहां पर आपको क्वांटम मैरियट का लाभ मिल सकता है, ऐसे कौन से केस हैं। तो आपका 9वां सवाल यहां से। और 10वां सवाल एक स्टेटमेंट है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक स्टेटमेंट है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन द स्ट्रिक्ट सेंस, आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस। सेक्शन 68 से सेक्शन 72 में आपका जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट पर बेस्ड है, और उसके बारे में अगर कहें तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्ट सेंस में जो कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स है वैसा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जैसा स्ट्रिक्ट सेंस में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन 2H में पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं, वैसा चूंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है, लैक करती है वो सारी चीजें। तो एक सवाल आता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस, सेक्शन 68 से सेक्शन 72 के बीच में जो कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स बोल लें या इलस्ट्रेशंस बोल लें, कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स पूरे नहीं भी होंगे तब भी वो चीज कॉन्ट्रैक्ट मानी जाती है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मानी जाती है। तो ये सेक्शन 68 से सेक्शन 72 को कायदे से पढ़ के आने की जरूरत है। आपका 10वां सवाल यहाँ से बनना है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये आपके 10 सवाल हैं। और अगर टॉपिक की बात कर लें तो पहला जैसा मैंने बताया कि ऑफर का सवाल, ऑफर, वैलिड ऑफर के बारे में, और जनरल ऑफर और ऑफर में क्या अंतर है, ऑफर में और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या अंतर है। दूसरा सवाल आपका एक्सेप्टेंस से, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स और जो भी लीगल रूल्स हैं आपका वैलिड एक्सेप्टेंस उसके बारे में। तीसरा सवाल अगर देख लें तो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट के आपको एलिमेंट बताने हैं। और चौथा सवाल अगर देखें तो कंसिडरेशन, सेक्शन 2D से उसकी मीनिंग और कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड हो सकता है, और आपको प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट को भी डिस्कस करना है। अगला सवाल अगर देखें तो हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कौन लोगों के पास क्षमता है कि वो एक संविदा में प्रवेश कर सकते हैं, एक संविदा का भागी बन सकते हैं। छठा सवाल अगर हम देखें तो कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में जो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में किए जाते हैं तो उनकी वैधता क्या होती है, क्या वो वैध होते हैं या नहीं, उनको जो भी लीडिंग केस लॉज है उनकी मदद से आपको बताना है, आपको हल करना है। और साथ में अगर कोई अपवाद है, अगर कोई एक्सेप्शन है तो आपको वो भी बताना है। उसी का अगला पोर्शन मैंने बताया कि इम्पॉसिबिलिटी का सवाल आने की उम्मीद है। इम्पॉसिबिलिटी जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं, तो वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवाइजिंग इम्पॉसिबिलिटी के बीच का अंतर भी देख के आना है। अगला सवाल अगर देखें तो वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच का अंतर, बाजी करार और समाश्रित संविदा के बीच का अंतर, और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाना है, कैसे इन्फोर्स किया जाना है, तो वो रूल्स रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले पोर्शन को भी पढ़ करके आने की जरूरत है। अगला सवाल अगर देखें तो प्रिंसिपल्स ऑन विच डैमेजेस आर अवॉर्डेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग के लिए जो नुकसानी मिलनी है, जो डैमेजेस मिलने हैं, वो कैसे मिलने हैं, किन प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है, ये सवाल। और इस सवाल के साथ में आपको हेडले वर्सेस बैक्सेंडल के केस को भी पढ़ने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा रूल्स बाय विच रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस डिटरमाइंड, क्षति की जो दूरदर्शिता है, कितनी क्षति दूर हुई है, उस क्षति का जो प्रभाव है वो दूरस्थ था या निकटस्थ था, उस पर जो हेडले वर्सेस बैक्सेंडल की रूलिंग है उसको कायदे से पढ़ने की जरूरत है। 9वां सवाल है डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मैरियट से, क्वांटम मैरियट का सिद्धांत क्या है और किन किन केसेस में आप क्वांटम मैरियट को क्लेम कर सकते हैं।
और अंतिम सवाल जैसा मैंने बताया सेक्शन 68 से सेक्शन 72 में जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन दिया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जैसे उनको माना जाता है। तो ये 10 सवाल आपको पढ़ करके निश्चित आना है और पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें इस 10 सवाल अगर आप पढ़ करके आते हैं तो आपको 5 नहीं 7-8 सवाल आपको आ रहे होंगे और आप बेहतर लिखने की स्थिति में होंगे। तो ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट लॉ पर आपका ये वीडियो था और जल्दी अगले विषय पर नया वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। आपके बहुमूल्य सुझाव, आपकी समीक्षा की लगातार आवश्यकता है। बताइए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, आपकी क्या मदद हो सकती है, तो कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिए। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने दिया हुआ है। अगर आपको नोट्स वगैरह की आवश्यकता होगी तो वहाँ पर पड़े हुए हैं नोट्स, या अगर नहीं भी होंगे तो आपको अभी मिल जाएंगे, बाद में मिल जाएंगे। तो जिस भी प्रकार से आपका सहयोग हो सकता है बताइए, बिल्कुल आपका सहयोग होगा। और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, तैयारी करते रहिए। प्रणाम।